हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो बिफोर गोइंग टू द क्लास आई हैव अ कोट हियर, सक्सेस इज नॉट फाइनल, राइट? फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू। और मैं ये स्टेटमेंट क्यों बोल रही हूँ वो आपको क्लास में आगे समझ आएगा, राइट? कि किस लिए ये, किस तरीके से, एक्चुअली नॉट किस लिए, ये हमारी क्लास से रिलेटेड है। एनीवे, वेलकम यू ऑल टू द प्रयास क्लासेस, जहाँ पर हम मिलते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, एप्लीकेशन फटाफट से डाउनलोड कीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड द चैट बॉक्स। आपको बहुत सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन में मिलते हैं, बस करना है लिंक पे क्लिक, डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, लॉगिन करके एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। जैसे ही वहाँ पर आप एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, काफ़ी सारा कंटेंट मिलता है जो आपकी हर एग्रीकल्चर एग्जाम में काम आता है। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। साथ ही साथ आपने अगर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारी वीडियोस पहुंचे आप तक सबसे पहले। बी द फर्स्ट वन टू वॉच देम। और आज के एक्सपेरिमेंट में हम बात करने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। इसीलिए मैंने वो कोट लिखी थी। मेंडल को पहले ही बार में सक्सेस हासिल नहीं हुई थी, बट दैट वाज नॉट फेटल, है ना, वो एंड नहीं था। और उन्हें जब सक्सेस मिली तो एंड वो भी नहीं था, जेनेटिक्स उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है। तो आप चाहे सक्सेस इन द सेंस वट एवर यू आर डूइंग, आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, कई बार उसमें फेल भी होते हैं, बट दोनों ही पोजीशंस में आपको रुकना नहीं होता, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना, कंटिन्यूस कुछ नया ट्राई करते रहना होता है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रेगर मेंडल की लाइफ कुछ ऐसी तरीके की रही है। ही वॉज द सन ऑफ अ फार्मर, वो सिर्फ एक फार्मर के सन थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीटली लाइक उसको फ़ी पे नहीं कर पाते थे, और इसीलिए वो एक मॉन्क बने, क्योंकि मॉन्क बनने के बाद उन्हें खुद की फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ती थी। इट वाज पेड बाय द अदर अथॉरिटीज़, राइट? तो इसी तरीके से उन्होंने अपना करियर जो है, अपना मतलब एजुकेशन पूरा किया, नॉट करियर, राइट? और वो एक हाई स्कूल टीचर भी रहे, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो मतलब सारी हर्डल्स उन्होंने देखी है, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से एजुकेशन ले सकते हैं, उन्हें हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है सारे ओड्स को पार करते हुए। बिल्कुल वैसा ही आपको करना है अपनी लाइफ में। मैं लाइट चली गई थी, मैं गांव में रहता हूँ, शहर वाले बच्चे तो कोचिंग लेते हैं, मेरे पास बुक नहीं है या मैं बुक अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें ओड्स होते हैं हमारी चीज़ में, लेकिन हम उन सब को ओवरकम कर सकते हैं अगर हम खुद करना चाहें तो, राइट? एनीवे, तो अब तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं कि आप देश के किसी भी कोने में हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको मिलती है। हाँ, इंटरनेट का कुछ पेमेंट आपको करना पड़ता है, और अपना देश इतनी उन्नति कर रहा है कि इंटरनेट भी ऑलमोस्ट अब हर जगह पर पहुंच रहा है। तो थैंक्स टू इंटरनेट कि हम और आप कनेक्ट हो पाए हैं और मिल पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सपनों के इस सफ़र को, जहाँ पर हम टारगेट करें अपने ICAR प्लांट साइंसेस के एग्ज़ाम को। तो आज हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन 20 जुलाई 1822, 20 जुलाई, यानी कि जुलाई महीना भी चल रहा है, इसी महीने में वो पैदा हुए थे, एंड ही डाइड इन 1884। इनका ये लाइफ स्पैन काफ़ी ऊंचाई और नीचाइयों से भरा हुआ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, ही हैड 3 सिस्टर्स, हिज फादर वॉज जस्ट अ फार्मर। लेकिन हाँ, फार्मिंग का एक फ़ायदा उन्हें हुआ है कि उनकी एक्सपेरिमेंटेशन में उन्हें काफ़ी अच्छे से उसकी हेल्प भी मिली है। एनीवे, ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स, उन्होंने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया, और
उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को जब ख़त्म किया तो वो 2 कंक्लूजन्स पर पहुंचे जिनको हम 2 लॉज के नाम से जानते हैं, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंडल ने 3 लॉज दिए थे। एक्चुअली द लॉज आर काउंटेड टू बी 2, है ना, लॉज सिर्फ 2 ही काउंट होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ लॉ, इट्स अ स्टेटमेंट, है ना। इन दोनों लॉज को समझने के लिए ये स्टेटमेंट देना ज़रूरी था कि भाई मैं एक एलिल को डोमिनेंट मान रहा हूँ और एक एलिल को रिसेसिव मान रहा हूँ, राइट। तो वो एक क्या थी, स्टेटमेंट थी। तो चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ही वॉज एडमिटेड टू द डॉक्टरल ऑफ फिलॉसफी, है ना। तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन उनके टीचर थे वो खुद जो है क्रॉसिंग स्पीशीज़ पर काम कर रहे थे। ही वॉज डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन बाय क्रॉसिंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़। तो वहाँ से उन्होंने उनसे इंस्पायर होके और उनकी देखरेख में ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो कंडक्ट किया एक मोनेस्ट्री में ही, एज आई टोल्ड यू ही वाज अ मॉन्क, है ना, वो एक मॉन्क थे। तो वो मोनेस्ट्री में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। द मोनेस्ट्री वाज अ सेंट थॉमस एबे, मोनेस्ट्री का नाम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सेंट थॉमस एबे, एंड इट इज लोकेटेड इन शेज रिपब्लिक। ये शेज रिपब्लिक में लोकेटेड है। क्यों उन्होंने प्लांट पी के चूज किए, उसमें एक रीजन ये भी है कि मोनेस्ट्री में उनके पास किले वाली जमीन तो थी नहीं, बहुत कन्फाइंड स्पेस था, तो उन्हें कुछ ऐसे पौधे चाहिए थे जो कम स्पेस में और जल्दी जल्दी उग सके। जो उनका रिसर्च पेपर था उसका जो टाइटल उन्होंने रखा था वो टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। द टाइटल वाज द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट वर द ट्रेट्स ऑन विच द मेंडल वर्क, है ना, कौन से ट्रेट्स थे जिन पर मेंडल ने काम किया। तो मेंडल ने टोटल 7 ट्रेट्स पर काम किया है, एंड दो 7 ट्रेट्स आर हियर, है ना। सीड की शेप कैसी है और सीड का कलर कैसा है, सीड पीला है या ग्रीन है, येलो है या ग्रीन है, या उसकी शेप कैसी है, राउंड है या रिंकल्ड है। फ्लावर की पोजीशन कैसी है, एक्सियल फ्लावरिंग है या फिर टर्मिनल फ्लावरिंग है। साथ ही साथ फ्लावर का कलर कैसा है, वाइट है या पर्पल है, राइट। उसके बाद आता है आपका पॉड। पॉड में भी 2 ट्रेट्स हैं, द शेप ऑफ द पॉड इन्फ्लेटेड है या फुल है, एंड द कलर ऑफ द पॉड अगेन ग्रीन है या येलो है। साथ ही साथ स्टेम लंबी है या छोटी है, यानी कि प्लांट हाइट, है ना। तो ये सारे ट्रेट्स थे जिन पर उन्होंने काम किया और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। क्योंकि सिर्फ एक ट्रेड पर अगर वो करते तो मेयरली हम कहते भाई ये तो कॉन्सिडेंस हो गया था, तो उन्होंने दिखाया कि भाई हर ट्रेड ऐसे ही काम कर रहा है, सो इट्स जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पर साइंस है। चलिए, तो इन जो ट्रेड्स थे इनकी जो क्रोमोसोमल पोजीशन थी, क्रोमोसोमल पोजीशंस भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, है ना। सो दीज 7 ट्रेड्स वर लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम्स। ये 4 क्रोमोसोम्स पर स्थित थे, 1 4 5 7, ठीक है। वो क्रोमोसोम नंबर कौन से थे, 1 4 5 7। पाइसम सटाइवम यानी कि पी में सिर्फ 14 ही क्रोमोसोम्स होते हैं एट डिप्लॉयड लेवल। तो उनमें से जो ये ट्रेड्स थे वो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7 पर स्थित थे। अब काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि मेंडल को लिंकेज इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनके सारे ट्रेड्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे। ये जनरल थ्योरी बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। लाइक क्रोमोसोम 4 पर आपकी फ्लावर पोजीशन, हाइट एंड पोड शेप तीनों ही क्रोमोसोम नंबर 4 की पोजीशन पर है, यानी कि तीनों एक ही क्रोमोसोम पर है। स्टिल इन ट्रेड्स में कोई लिंकेज नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है ना। सो बिल्कुल हो सकता है। अगर ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 4 है, ये मेरी फ्लावर पोजीशन आती है, ये मेरी हाइट आती है, और ये मेरा पोड शेप आता है ना। तो
तो ये जो ट्रेड्स हैं ये काफी दूर दूर है एक दूसरे से, काफी डिस्टेंस पर है एक दूसरे से. These traits are not linked with each other. ये एक क्रोमोसोम होने के बाद पर भी लिंक्ड नहीं है, क्योंकि इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है. अगर बाय चांस ऐसा होता, यहाँ पर फ्लावर पोजीशन होती और यहाँ पर हाइट होती, है ना, पास पास ये जीन्स होते, तो इनमें लिंकेज प्रेजेंट हो सकता था. बट मेंडल वॉज लकी इनफ कि जो भी ट्रेट रैंडमली उन्होंने चूज किए या डेलिबरेटली उन्होंने चूज किए, उनमें उन्हें कोई लिंकेज नहीं मिला. और क्योंकि उन्हें कोई लिंकेज नहीं मिला, उनके रेशियोज काफी परफेक्ट आए थे. अब देखिए, ये बिल्कुल ही वाज लकी कहेंगे, क्योंकि इन्होंने 7 ट्रेट चूज किए थे, 1 या 2 नहीं किया था, और 7 में उनको लिंकेज नहीं मिला. वो इस चीज में काफी लकी रहे थे. अगर उन्हें लिंकेज मिलता, एक भी ट्रेट में लिंकेज मिल जाता, तो उनके रेशियोज गड़बड़ हो जाते, राइट, और एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट फेल हो जाता. तो चलिए, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को और जानने की कोशिश करते हैं. बट बिफोर दैट, व्हाई मेंडल चोज द पी प्लांट? क्यों मेंडल ने मटर को ही चुना? जैसा कि मैंने आपको बताया, मटर का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 14. ठीक है, तो सिर्फ 14 क्रोमोसोम नंबर का मतलब है कि जीनोम काफी छोटा है, उसे मैनेज करना काफी आसान रहेगा. आई एम सॉरी, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ AC कि हमेशा मुझे क्लास के टाइम पर एक दो बार छींक आ ही जाती है. एनीवे, द सेकेंड वाज स्मॉलर एरिया, क्योंकि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के गार्डन, मोनेस्ट्री के गार्डन में ही अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. उन्हें ऐसी क्रॉप चाहिए थी जो कम ही एरिया में आ जाए, और एक ऐसी क्रॉप जो फास्ट ग्रोइंग हो, जल्दी जल्दी प्रोजेनीज दे, ताकि जल्दी जल्दी जनरेशंस कंप्लीट हो सके, ताकि उनका एक्सपेरिमेंट जल्दी फिनिश हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेरिडिटी पर काम कर सके, राइट. साथ ही साथ मटर के प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करवाना काफ़ी आसान होता है, और सेल्फ पॉलिनेट ही अपने आप हो ही जाता है. इसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, जो कि मैंने आपको 7 ट्रेट्स दिखाए, विच आर इजी टू आइडेंटिफाई. इनके लिए कोई स्पेशल मशीन, किसी स्पेशल स्केल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिंपली क्या करना है, येलो कलर है सीड का, ग्रीन कलर है सीड का, यू कैन आइडेंटिफाई विद योर आइज, है ना. तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं पी में, वो काफ़ी ईजी टू आइडेंटिफाइड थे, और यही रीज़न था, मेन रीज़न था कि उन्होंने मटर यानी कि पी को चूज़ किया. अब उन्होंने क्रॉसिंग्स किए इन मटर के पौधों के बीच, और ट्रेट्स को स्टडी करना शुरू किया. जो ये क्रॉसिंग्स होते हैं उनको हम 2 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं. वन इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द सेकेंड वन इज डाईहाइब्रिड क्रॉस. नाउ व्हाट इज दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस? जब आप 2 प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं एंड यू डोंट केयर अबाउट द अदर ट्रेट्स, आप सिर्फ एक ट्रेट को पढ़ रहे हैं, आप उस एक ट्रेड को देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, क्या रेशियोज आ रहे हैं, कौन क्या दिखा रहा है, अदर ट्रेड्स यू डोंट केयर, है ना. आप एक ही ट्रेड को एक बार में स्टडी कर रहे हैं क्रॉस में, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. वही अगर आप 2 ट्रेड एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट है, तो जब 2 ट्रेड एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. उसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, जहाँ पर आप 3 ट्रेड एक साथ पढ़ते हैं, राइट. तो उन्होंने देखा कि भाई एक ट्रेड को एक बार पढ़ रहा हूँ तो भी वही रेशियो आ रहा है, जब 2 ट्रेड्स को एक साथ पढ़ रहा हूँ तो क्या रेशियो बन रहा है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए. तो फर्स्ट वी विल बी कमिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे. व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? एक सिंगल ट्रेड को अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है. तो इस सिंगल ट्रेड जो हमने यहाँ पर उठाया है, सेलेक्ट किया है, वो है फ्लावर कलर. यानी कि और उस प्लांट में क्या ट्रेड्स हैं वी डोंट केयर, वी विल बी रीडिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द फ्लावर कलर. फ्लावर कलर 2 टाइप के आपको पी के प्लांट में देखने को मिलते हैं, द वाइट फ्लावर्स एंड द पर्पल फ्लावर्स. अब आप कहेंगे मैम मेंडल को कैसे पता चलता है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है, राइट. तो पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज लॉ. तो डोमिनेंस क्या कहता है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है भाई, हर एलील के, है ना, एक जीन होती है
जीन को मेंडल ने स्पोर्ट्स कहा है बिकॉज एट द टाइम ही डिडंट न्यू दे वर जीन्स, देयर डीएनए। वो एक मॉलिक्यूल, एक अपना इमेजिनेशन ले रहा था जहाँ पर उसने उसको एक नाम दिया है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जीन को क्या कहा गया है? स्पोर्ट्स, राइट। अब ये जो जीन्स हैं इसके दो फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम एलिल्स कहते हैं, ऑल्टरनेटिव एलिल्स। ये हम अपनी सबसे फर्स्ट क्लास में सारी टर्म्स कर चुके हैं। अब इस जीन्स में जो दो एलिल्स होती हैं या दो फॉर्म्स होती हैं, है ना, उसको हम एक को कैपिटल से डिनोट कर देते हैं, एक को स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं ताकि हम उनको अलग अलग कर पाएं। कैपिटल वाली को हम डोमिनेंट कह देते हैं और स्मॉल लेटर वाली को हम रिसेसिव एलिल कह देते हैं। बट हाउ विल बी नोइंग दैट दिस इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट? सिंपली जब आप क्रॉस करवाते हैं, जो F1 में दिखता है वो डोमिनेंट होता है ना, वो आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो मेंडल ने कहा इनको स्पोर्ट्स। मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक प्लांट में पर्पल कलर के फ्लावर्स थे और एक प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर्स थे, राइट। तो जो पर्पल कलर के फ्लावर्स थे उसमें जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी टर्म्स हम कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पर्पल कलर का फ्लावर है इसमें जो जीनोटाइप है, जो एलिल्स हैं वो हैं कैपिटल पी कैपिटल पी। क्या है? कैपिटल पी, यानी कि एक डोमिनेंट ट्रेट है। वहीं जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं उनमें जो एलिल्स हैं वो है स्मॉल पी, यानी कि रिसेसिव ट्रेट है। नाउ दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है और ये एक रिसेसिव ट्रेट है। कैसे पता चला? अभी क्रॉसिंग से पता चलेगा, अभी नहीं पता हमें, ठीक है, अभी नहीं पता हमें। जब हमने इन दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया तो पहले क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन, है ना। इस प्लांट में पॉलेंस बनेंगे, एग्स बनेंगे, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो दो स्मॉल पी है ये अलग अलग हो जाता है, एक अलग गैमीट में चला जाता है, एक अलग गैमीट में चला जाता है, ठीक है। तो अब ये स्मॉल पी दो टाइप के गैमीट बना रहा है, ये दो टाइप के गैमीट बना रहा है, कैपिटल पी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये एग और स्पर्म मिलते हैं, है ना, तो क्या होगा? यहाँ से एक कैपिटल पी फादर से आ रहा है, स्मॉल पी मदर से आ रहा है ना। हम सारे ट्रेड्स ऐसे आते हैं, हमें हाफ मदर से आते हैं, हाफ फादर से आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? एक कैपिटल पी आ गया, एक स्मॉल पी आ गया, तो यहाँ होगा एक कैपिटल पी, एक स्मॉल पी। ऐसी जो कंडीशंस होती है उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशंस, क्योंकि दोनों एलिल्स अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ पर भी यही होगा, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी कि हर कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या मिल रहा है? F1 जनरेशन में एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी मिल रहा है हर प्लांट में। क्योंकि हर प्लांट में एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी मिल रहा है, तो जब डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट एलिल होता है, तो रिसेसिव एलिल की एक भी नहीं चलती, है ना, वो डोमिनेट करता है। तो ये जो डोमिनेंट एलिल है इसकी वजह से ये सारे फ्लावर कैसे हो गए? पर्पल कलर के हो गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पर्पल कलर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जब हम दो प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें आगे जो F1 जनरेशन है उसमें ऐसा तो नहीं है कि आधे वाइट मिल रहे हैं, आधे पर्पल मिल रहे हैं, हमें सारे के सारे पर्पल मिल रहे हैं। इसका मतलब पर्पल क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो उसने देखा कि जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सारे पर्पल कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, और उन पर्पल कलर्स का जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल पी स्मॉल पी है, राइट। जब इस F1 जनरेशन को सेल्फ करवाया जाता है तो उसे कहते हैं F2 जनरेशन और सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो इस सेकेंड फीलियल जनरेशन में हम क्या करवा रहे हैं? सेल्फिंग करवा रहे हैं, अब हम कोई क्रॉसिंग नहीं करवा रहे। तो यहाँ जहाँ हमारे पास F1 में था कैपिटल पी स्मॉल पी, अब यहाँ पर दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल पी वाला और एक स्मॉल पी वाला, राइट। और ये सेल्फ हो रहा है ना। सेल्फ हो रहा है का मतलब क्या है? अब इसके पास ऐसा तो है नहीं कि दो ही गैमीट से बहुत सारे गैमीट्स होंगे, तो हम यहाँ पर भी ले लेते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ये कैपिटल पी भी आपस में मिल सकते हैं,
ये कैपिटल P स्मॉल p भी मिल सकते हैं, ये स्मॉल p ये कैपिटल P भी मिल सकते हैं, ये स्मॉल p ये भी मिल सकते हैं। यानी कि कोई भी गैमीट किसी से भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल से भी हो सकता है, स्मॉल p से भी हो सकता है और कैपिटल स्मॉल p के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि जब हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, F2 की बात करते हैं, तो हमारे पास एक कैपिटल P है, एक स्मॉल p है, कैपिटल P है, स्मॉल p है। कैपिटल P दो कैपिटल P आ जाते हैं, कैपिटल P स्मॉल p एक कैपिटल P आ जाता है, कैपिटल P स्मॉल p एक कैपिटल P आ जाता है। अब इन दो में एक कैपिटल P है और इसमें दो कैपिटल P है, लेकिन कैपिटल P सब में है, डोमिनेंट ट्रेट सब में है, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, पर्पल कलर के हो जाएंगे। यहाँ पर कोई कैपिटल P नहीं है, यहाँ पर है स्मॉल p, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलिल नहीं है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का फ्लावर मिलता है। यानी कि जहाँ F1 में हमारे पास सारे फ्लावर पर्पल कलर के थे, F2 में हमारे पास एक प्लांट ऐसा आता है जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्मॉल p है, कोई कैपिटल एलिल है ही नहीं। तो इसके बेसिस पे दिस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेम दूसरे ट्रेट को भी लेंगे तो सेम तरीके के उन्हें जो है रेशियोज मिलते हैं, है ना। ये आपका टॉल प्लांट है, कैपिटल T, ये आपका स्मॉल प्लांट है, स्मॉल t। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट आपको टॉल मिलते हैं, क्योंकि एक एलिल यहाँ से आता है और एक एलिल यहाँ से आता है, सब में ये डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि सारे के सारे में एक कैपिटल T प्रेजेंट है, सारे के सारे प्लांट टॉल हैं। लेकिन जब इस F2 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई जाती है तो हमें तीन प्लांट जो हैं कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं, लेकिन एक प्लांट हमें शॉर्ट मिलता है। तो देखने में हमें क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल रहा है, 3:1। तीन प्लांट टॉल है, एक प्लांट छोटा है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। वहीं अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो हम बोलेंगे 1:2:1। क्यों? एक में दो कैपिटल T है, दो में एक एक ही कैपिटल T है और एक स्मॉल t है। जीनोटाइप यानी कि जीन्स की बात करेंगे तो 1:2:1 हो जाता है, और फिनोटाइपिक की बात करें तो ट्रिपल T यानी कि तीन जो है टॉल है और एक छोटा है। तो ये इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियोज। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स the two allele responsible for a trait separate from each other। क्या कह रहा है, हमारे पास ये ट्रेट है कैपिटल T स्मॉल t, है ना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द टू एलिल्स सेपरेट, दो एलिल गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाती है, एक साथ नहीं रहती। तो ये जो दो एलिल है दो अलग अलग गैमीट्स बना लेती हैं इस तरीके से। Alleles for a trait are then recombined at fertilization। लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, है ना, ये दोनों गैमीट्स किसके, एग है ना, एग है यानी कि फीमेल है। आपके पास स्पर्म भी होगा, स्पर्म में भी कैपिटल T स्मॉल t होगा। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दो गैमीट्स एक साथ आकर जुड़ जाते हैं, यानी कि रीयूनियन होती है। क्या होती है, रीयूनियन ऑफ दीज एलिल्स होती है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एक एलिल दूसरी एलिल से गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेट हो जाती है, अलग हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब ये एलिल्स अलग होती हैं, है ना, ये यहाँ पर अलग होंगी, तभी तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेशंस होंगी। अगर एक साथ आती जाएंगी तो फिर उसी तरीके के फ्लावर्स बनते जाएंगे। वेरिएशन कहाँ आ रही है, वेरिएशन तो तभी आएगी जब क्या होगा, एलिल्स अलग होंगी, राइट। तो
ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि दो ट्रेट्स को एक साथ पढ़ना इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो भी हमने पिछले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा सेम चीजें ही यहाँ पर होती हैं, बस यहाँ पर हमें दो ट्रेट्स को एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हम ले रहे हैं राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं नोट खोल लेती हूँ आपका, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। राइट सर, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लिया कि भाई इसके जो सीड्स हैं वो राउंड कलर के हैं, एक ट्रेट हो गया है ना इस प्लांट के सीड्स, और इस प्लांट के सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड हैं। ठीक है, तो एक ट्रेट हो गया राउंड, एक ट्रेट हो गया रिंकल्ड। दूसरा ट्रेट हम ले रहे हैं, दूसरा ट्रेट हम लेते हैं, मान लीजिए क्या, येलो कलर है ना, तो इसका कलर है येलो कैपिटल वाई, और इनका कलर है ग्रीन स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये दो प्लांट दो ट्रेट्स के साथ आप क्रॉस करवाते हैं, इनकी क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। अब सेम चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम एक ट्रेट को लेते हैं, आर वाले ट्रेट को लेते हैं। जब हम आर वाले ट्रेट को ले रहे हैं तो एक आर यहाँ से आएगा फादर से, एक आर यहाँ से आएगा मदर से। राइट, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई है। वैसे ही दूसरे ट्रेट की अगर हम बात करें तो एक ट्रेट आएगा फादर से और एक ट्रेट आएगा मदर से, है ना, तो ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ये सारे सीड्स एट F1 है ना, F1 पर कैसे होंगे, ये देखिए ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल है, R इज ए कैपिटल 1। R का मतलब क्या है, राउंड, और ये भी हेट्रोजाइगस है लेकिन इसके पास भी कैपिटल प्रेजेंट है, यानी कि Y प्रेजेंट है, यानी कि येलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप राउंड और येलो का क्रॉस ग्रीन और रिंकल्ड से कराते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या मिलता है, सारे राउंड और येलो सीड्स मिलते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम एक ट्रेट को वहां ले रहे थे, यहाँ दो ट्रेट को लेना है। कई लोग डाई हाइब्रिड में घबरा जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग यानी कि अब आप इसमें, ये आपके दो ट्रेट्स हैं, है ना, ये प्लांट है आपके पास, अब इसमें आप सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कि आपके गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पर दो एलील्स क्या होंगी, सेपरेट होंगी। तो एक में तो आपका क्या आ गया, कैपिटल वाई आ जाएगा, एक में स्मॉल वाई आ जाएगा। राइट, और एक में आपका कैपिटल आर आ जाएगा, एक में आपका स्मॉल आर आ जाएगा। क्या यही दोनों गैमीट्स बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। जरूरी तो नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी बन सकता है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी के साथ, हमारे पास 4 एलिल्स हैं, टोटल कितनी एलिल्स हैं, 4 एलिल्स हैं, चारों एलिल्स में से कोई भी किसी के साथ कंबाइन कर सकता है। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसको पूरी आज़ादी है चुनने की, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको आज़ादी है चुनने की कि आप प्लांट साइंसेस से एग्जाम देना चाहेंगे, आप प्लांट प्रोटेक्शन से एग्जाम देना चाहेंगे, आप एग्रोनॉमी से एग्जाम देना चाहेंगे। राइट, तो इस बेसिस पर, क्योंकि आर के पास आज़ादी है चुनने की, यहाँ पर हमें मिलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि आर के पास पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो कैपिटल वाई के साथ अपनी साठगांठ करना चाहता है, असॉर्ट होना चाहता है, या स्मॉल वाई के साथ होना चाहता है। तो यहाँ से, क्योंकि हम दो ट्रेट पढ़ रहे हैं, दो जीन्स के बारे में एक साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा बनता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब ये 4 टाइप के गैमीट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द 4 टाइप ऑफ गैमीट्स। अब ये 4 टाइप ऑफ गैमीट्स किसी के साथ भी फ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला गैमीट है, ये इसके साथ फ्यूज हो गया है,
है ना, या ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज हो गया है, कोई किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, भाई एक फीमेल और एक मेल चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला गैमीट जो है हमारे इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट, कैपिटल वाई, इस तरीके से। तो इस तरीके का आपको प्लांट मिलेगा जब आप इसको जोड़ देंगे। कैपिटल आर है यानी कि राउंड मिलेगा, कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल वाई है यानी कि येलो मिलेगा। इनकी अगेन ये प्लांट कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। तो यहाँ पर जो आपको रेशियोज मिलते हैं वो रेशियो कैसे मिलते हैं, 9:3:3:1, यानी कि आपको सिर्फ एक प्लांट ऐसा मिलेगा जो रिंकल्ड और ग्रीन होगा। रिंकल्ड और ग्रीन का मतलब क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसा हमें सिर्फ एक ही प्लांट मिलेगा, ठीक है। बाकी हमें कैसे कैसे प्लांट्स मिलेंगे, राउंड एंड येलो मिलेगा, राउंड एंड ग्रीन मिलेगा, रिंकल्ड एंड येलो मिलेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन मिलेगा। ये 4 तरीके के आपको यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। आई मेंशन हियर, है ना, यहाँ पर मेंशन करते हैं। रिस्पॉन्स ही नहीं है। राइट, सो यहाँ पर हमें कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं, हमें राउंड एंड येलो मिल रहे हैं, ये हमारे पास शुरू में भी थे। हमें राउंड के साथ ग्रीन भी मिल रहे हैं। पहले हमारे पास ऐसा कोई प्लांट नहीं था जो राउंड और ग्रीन हो, लेकिन अब हमारे पास राउंड और ग्रीन भी मिल रहे हैं, क्योंकि राउंड के पास, आर के पास पूरी आज़ादी थी कि वो स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, तो राउंड और ग्रीन भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिंकल्ड येलो भी मिल रहे हैं। पहले हमारे पास ऐसा कोई सीड नहीं था जो रिंकल्ड और येलो हो, रिंकल्ड हमेशा ग्रीन थे, लेकिन यहाँ पर आपको रिंकल्ड ग्रीन भी मिल रहे हैं और रिंकल्ड ग्रीन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके के आपको अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं। रेशियो मिलता है 9:3:3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1। तो यहां से हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंशन नहीं है, सॉरी आई डिडंट मेंशन इट। ओके, सो यहाँ से हमें मिलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, आर के पास पूरी आज़ादी है कि वो कैपिटल आई लाइक वाई के साथ जाना चाहे या स्मॉल वाई के साथ जाना चाहे। उसी तरीके से वाई को भी पूरी आज़ादी है, वो कैपिटल आर के साथ जाना चाहे, स्मॉल आर के साथ जाना चाहे। यानी कि 2 जीन्स, उनके जो 2 एलील हैं वो एक दूसरे के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्यूज कर सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू लिंकेज। ये कहता है कि जो शेप का सीड है, राउंड और रिंकल्ड, है ना, और जो कलर का जीन है येलो और ग्रीन, वो किसी भी फॉर्म में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। नो डाउट कि यहाँ पर किसी भी फॉर्म में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर कैपिटल आर यानी कि राउंड जो सीड्स हैं दे आर लिंक्ड विद कैपिटल वाई, येलो कलर के साथ लिंक हो गए, तो फिर ये आज़ादी नहीं रहेगी, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और इतने अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद भी मेंडल को सक्सेस क्यों नहीं मिली? द मेजर रीजन वाज एज हिज पेपर वॉज नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है, उनका पेपर उनकी लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था।
ही वॉज नॉट मच कॉन्फिडेंट हिमसेल्फ. अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंटली अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कोई और हमारी बात से कन्विंस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट हिमसेल्फ, क्योंकि जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट बकव्हीट पर किया, उसमें क्योंकि उन्हें लिंकेज मिले थे तो उनके रेशियोज गड़बड़ा गए थे, उन्हें सेम रेशियोज नहीं मिले थे. साथ ही साथ his work is meant for the ahead of the time, है ना. बायोलॉजी में मैथ्स के रेशियोज घुसाना किसी को इतना समझ नहीं आ रहा था. टाइम से पहले जब अगर आप कुछ करते हैं तो लोगों को उसको समझने में तकलीफ होती है. द सेम वाज द केस विद द मेंडल. उसके बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही कह कर गए थे मेंडल, है ना. तो 1900s में 3 साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके देखा और उन्होंने कंफर्म किया द मेंडल वाज राइट, एंड आफ्टर दैट ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. नाउ द होमवर्क टाइम इज, आपको उन तीनों साइंटिस्ट का नाम बताना है. विच वर द 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था. चलिए, तो यहाँ पर हम अपनी जो क्लास है वो फिनिश करते हैं. इफ़ यू वांट टू एनरोल इन ICAR-PG रिकॉर्डेड बैच, IBPS AFO और झारखंड बैच, यू कैन एनरोल इन दीज बैचेस. फीस यहाँ पर आपकी मेंशन है, एंड यू कैन यूज द कोड Y448 to enroll in any of the batch to get 77% discount. Sorry, not 77, maybe 80% discount, है ना. So Y448A का इस्तेमाल ज़रूर करें. जो भी उस टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा, that will be activated by this code. साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं टीचर्स के, जैसे कि जुनून बाय हिना मैम, जहाँ पर आप पैथोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं. मंथन में आप क्रॉप फिजियोलॉजी बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं. तो इस तरीके से आपके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं टीचर्स के, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दीज आर लाइक 750 के अराउंड इनकी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है. और अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है भाई, लाइक यू वांट टू बी कि ICAR की तैयारी करें, साथ साथ स्टेट MSc एग्रीकल्चर की तैयारी करें जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, या किसी जॉब की तैयारी साथ साथ करें क्योंकि यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क. बाकी मैं कहूँगी एक सीधी लाइन में चलना इज़ बेटर, बट फिर भी सब लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी होती है. तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपके सारे बैचेस एक ही जगह अवेलेबल होते हैं. इनकी लाइव क्लास, इनकी टेस्ट सीरीज, इनकी बुक्स, सारा कंटेंट आपको जो है एग्रीकल्चर के महापैक में मिल जाता है. ठीक है. अगेन Y448A का यूज कर सकते हैं टू एनरोल इन एनी ऑफ द बैच एंड गेट योर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर फीस. थैंक यू सो मच गाइज. मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ. गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा.